हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज केशव कटोच। सो जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो भी एचपी एलाइड की। सो आपका एचपी एलाइड इसी साल कभी भी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकती है, एचपीपीएससी के द्वारा उसकी नोटिफिकेशन आ सकती है। तो हमें उसके लिए पहले ही प्रिपेयर रहना है। तो प्रिपरेशन के लिए हमें मेनली क्या करना है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पैटर्न और इस सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जो बच्चे नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी जिन्होंने अभी जस्ट फ्रेश स्टार्टिंग की है, ग्रेजुएशन के बाद एचपी एलाइड की तैयारी स्टार्ट की, उनके लिए ये जो वीडियोस हमारी चल रही है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं। 2020 का पेपर हमने कंप्लीट कर दिया है। अब 2019 का पेपर जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, जिसमें हम डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंट दोनों को कवर अप करेंगे। तो टोटल 30 क्वेश्चंस आज हमारे रहेंगे, जो कि डिजास्टर, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट तीनों को हम कवर अप करेंगे। कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का ही पार्ट है। तो पेपर में आपको यहां से क्वेश्चन आते ही हैं। डिजास्टर के आपको क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। सो टोटल 60 मार्क्स का आपका इसमें एचपीजी क्या आता है, 60 मार्क्स की आपका करंट आता है और 80 मार्क्स की जीएस इसमें आती है। 200 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है, जिसमें 200 मार्क्स ही होते हैं आपके। और दूसरी तरफ ये 3 घंटे जो है आपको प्रीलिम्स में मिलते हैं, उसके बाद मेंस आपका होता है। तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, हमारा एचपी सब इंस्पेक्टर का कोर्स 12 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। अभी भी जो बच्चे इसमें एनरोल होना चाहते हैं, अभी भी बच्चे एनरोल जो है वो इसमें कर रहे हैं। मेनली बच्चे 2 तरीके से मांग रहे हैं हमसे कोर्स, या तो हमें बल्क में वीडियोस दे दीजिए, या फिर हम जैसे हम टाइम टेबल के थ्रू चलाते हैं, जैसे हमारे सभी कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें आपकी 3 क्लासेस डेली होती है, जिसमें आपको टेस्ट भी दिया जाता है, पीडीएफ भी दी जाती है। तो जिस भी वे में आप चाहते हैं उसमें आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंपल, आपको कोर्स कहाँ से बाय कर सकते हैं, आपको निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड करना है। कई बच्चे पूछते हैं कि आपका कोर्स किस तरीके से लेना है, तो निम्बस करियर ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। सब इंस्पेक्टर का पेपर आपका 2-3 मंथ्स में ही आएगा, तो तब तक आपकी तैयारी भी हो जाएगी और तब तक आपकी रिवीजन भी जो है वो हो जाएगी। तो बहुत वैल्यूएबल है आपके लिए। इसमें आपको 3000 रुपीज़ में ये टोटल आपको उस कोर्स मिलेगा 365 डेज के लिए। बट ध्यान में रखिएगा, 365 डेज तक आप वीडियो का सेशन, कोर्स आपका 3 to 3.5 मंथ में आपका ये कोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से वीडियो से रिवीजन भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे डिफरेंट कोर्सेज भी अभी चल रहे हैं, जैसे जेबीटी का कोर्स जो है हमारा 50% ऑफ में है, एचपी टीजीटी आर्ट्स का, देन हमारा एचपी पटवारी का, एचआरटीसी कंडक्टर का जो कोर्सेज हैं, ये जो आप स्क्रीन पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसी ऑफर में जो है ये आपको जो है कोर्स जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में निम्बस करियर ऐप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम दिया हुआ है और आपको नंबर भी दिया हुआ है, जिस पे आप कॉन्टेक्ट करके भी कोर्स को बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की ओर। सो एचपी एलाइड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 2019 की ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे। कुछ इसमें देखो, पहले जो पैटर्न हुआ करता था, देखो जब हमने 2020 का किया था उसमें हमें कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी देखने को मिले। और अब अगर आप देखोगे 2019 में, तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल वन लाइनर की तरह आपको क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो वन लाइनर वाले क्वेश्चंस ही हैं और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमर्स एस्टिमेट टोटल नंबर ऑफ गैलेक्सीज कितनी है हमारे यूनिवर्स में। मैंने आपको पहले ही बताया, यूनिवर्स है, फिर गैलेक्सीज हैं, फिर आपके सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स है तो उनकी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि मून है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितनी टोटल यूनिवर्स में माना गया है कि एस्टिमेट है कि इतनी जो है वो आपकी गैलेक्सीज जो है, जैसे हमारी जो गैलेक्सीज है वो मिल्की वे है ना। तो टोटल कितनी है, 100 बिलियन, 110, 120, 130 बिलियन जो है वो आपकी इसमें क्या है, गैलेक्सीज जो है वो एक यूनिवर्स में हमने देखने को मिलेगी। तो ध्यान में रखेंगे, आंसर जो होगा वो होगा आपका 100 बिलियन। ये बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है, तो इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। देखो जब ये पेपर हुआ था 2018-19 में हुआ था, तो उस टाइम पे जो था वो जुपिटर ही थे, जुपिटर महाराज ही थे, जो कि माना जाता था बृहस्पति जी थे, इनके सबसे ज्यादा जो है वो मून है। धीरे बाद उसके बाद जब रिसर्च हुई तो उसके बाद नाम आ गया सैटर्न का। क्या नाम आ गया, सैटर्न का नाम आ गया। 83 और 82, आई एम नॉट श्योर, बट 83 और 82 जो है वो इसके मून्स थे। इसके बाद अब फिर से जुपिटर के जो हैं वो सबसे ज्यादा मून्स जो है वो डिस्कवर किए हैं। अराउंड 92 मून्स जो हैं वो आपके जुपिटर के हैं। तो मतलब अभी के हिसाब से देखा जाए तो आंसर जुपिटर ही है, और उस टाइम के पेपर के हिसाब से भी जुपिटर ही था, ठीक है। और प्लैनेट्स का सीक्वेंस आप सभी को याद रखना है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। जो पहले 4 हैं इनको हम सॉलिड प्लैनेट्स भी बोलते हैं, और जो अगले 4 हैं इनको हम गैसियस प्लैनेट भी जो है वो बोलते हैं। इनको हम
जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं और इनको हम मार्शियन प्लैनेट्स भी जो हैं वो बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर रखना आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन। अब देखो ये भी आपको देखो यूनिवर्स से आपको 3-4 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो एस्ट्रॉइड्स जो है वो कहाँ फाउंड होते हैं? एस्ट्रॉइड जो है जिनको हम उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह भी जो है वो बोलते हैं। तो जनरली आपको मैंने बताया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जो पहले सॉलिड प्लैनेट्स हैं, और उसके बाद आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये आपके जो गैसियस प्लैनेट हैं। इनके बीच में जो आपको मिलेंगे कुछ ऐसे प्लैनेट्स जो कि इरेगुलर शेप में है, जो सन के आसपास घूमते रहते हैं, जो इनका खुद का मास नहीं है। ठीक है, इनमें से कुछ आपको यहाँ पे ड्वार्फ प्लैनेट्स भी जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये आपको मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट देखने को मिलेगी। देखो जुपिटर का जो वेट है, वेट नहीं बोलूंगा, मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, नियर बाई वो स्टार बनने की नौबत पे आ चुका था, बट इसी की वजह से हमारी ये वाले जो प्लैनेट्स हैं ये थोड़े सेव्ड हैं। क्या होता है कि इसका मास ज्यादा है तो इसकी ग्रेविटी भी ज्यादा होगी, तो ये बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स को अपनी तरफ जो है वो खींच लेता है। ठीक है ना, बट मार्स और धरती की तभी जो है वो इसी वजह से बची हुई है। मतलब बचने का मतलब ये है कि धरती पे भी गिरा हुआ है। डायनासोर्स की इंस्टिंक्शन के पीछे यही बोला जाता है कि बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड जो है वो धरती पे गिरा होगा, और अभी भी हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई एस्ट्रॉइड जो है वो हमारी धरती पे नहीं गिर सकता। इस पर कई सारे नासा ने भी टेस्ट किए हैं, जापान ने भी जो है वो आपका टेस्ट किया कि हम एस्ट्रॉइड पे लैंड कर सकें, ताकि कल को हम एस्ट्रॉइड्स को स्टडी कर सकें। अगर किसी एस्ट्रॉइड को हमने ब्लास्ट भी करना है, डिस्ट्रॉय भी करना है, तो हम धरती से पहले आज तक पहुंचने से पहले ही उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर दें। ठीक है, तो आंसर आपका ए इसमें आंसर था। ठीक है, मैं आंसर साथ में बताया, तो ए इसका जो है वो मार्स और जुपिटर जो है वो राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा, ये पेपर में आपने ध्यान भी देना कि जब क्या चीजें आपसे पूछी जाती, नॉट करेक्ट की करेक्ट पूछा जाता है। अब स्टेटमेंट्स हैं, पहली है उल्का पिंडों को शूटिंग स्टार भी कहा जाता है, मीटेरॉइड्स को शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। जब आप देखते हो कि तारा टूटा है, वो तारा नहीं टूटा है, वो क्या होता है कि मिटियोर शॉवर्स होता है। और मिटियोर शॉवर आपको जनरली कहाँ देखने को मिलेगी? मीसोस्फीयर में देखने को मिलेगी, जिसको आप हिंदी में मध्य मंडल जो है वो आप बोलते हो। तो मध्य मंडल जो है वहां पे आपको उल्का पिंड जो है वो आपको शूटिंग स्टार की तरह देखने को मिलेंगे। मीटेरॉइड्स बिकम ल्यूमिनस व्हेन दे एंटर द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल, उनमें क्या होते हैं, एक अपनी उनकी क्या हो जाती है, रोशनी जो है वो मिलती है। ऑल मीटेरॉइड्स फॉल ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ एश। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ मीटियोर्स जो है वो बर्न होते होते पता इतने नहीं बर्न हो पाते हैं, और उनका साइज बड़ा होता है। जब वो आते हैं तो वो धीरे धीरे जाके जब बर्न नहीं होते हैं तो वो मीटेरॉइड्स कहा जाता है उनको। तो वही जब धरती पे गिर सकते हैं। तो हमेशा सारे के सारे ऐश का मतलब होता है राख की फॉर्म में नहीं होते, कुछ गिर भी जाते हैं जिनको हम स्टडी भी करते हैं। ठीक है, मीटेरॉइड ट्रेवल इन स्पेस एट ग्रेट स्पीड, दैट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा बहुत ही मतलब कैलकुलेटिव है, तो बहुत आसान है। इसने बोला है हम जब भी क्लास स्टार्ट करते हैं, जब भी आप हमारा कोर्स बाय करोगे या फिर कहीं पे भी आपने हमारा डेमो लेक्चर लगाया होगा, तो वहां पे सबसे पहले आपको बेसिक ऑफ ज्योग्राफी करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? बेसिक ऑफ ज्योग्राफी करवाया जाता है, जिसमें हम लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, टाइम कैसे निकालते हैं, इन सभी चीजों को जो है वो हम डिस्कस करते हैं। राइट, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने को बोल रहा है। तो कई बार बच्चों को बोलते कि सिंपल आप क्या करो, एक मैप बना लो और इसको 0 डिग्री बना लो। यहाँ पे आपकी वेस्ट और यहाँ पे आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, है ना। यहाँ से डिग्रीज जो है वो आपकी क्या जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाएंगी 180 डिग्री तक। और यहाँ पे भी आपको 1 2 3 4 5 180 डिग्री तक जाएगी, है ना। और जब हम देखते हैं कैलकुलेट करते हैं तो 360 को हम 24 आवर से करते हैं। तो हम यहाँ पे जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारा 15 डिग्री जो है वो 1 आवर में जो है अर्थ रोटेट करती है। और जब हम देखते हैं कि 1 डिग्री कितने मिनट के आता है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। जिन बच्चों को नहीं समझ में, अभी थोड़ा फास्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। जब हम 24 को कैलकुलेट करेंगे इसके तो हमें 1 आवर में 15 डिग्री जो है 360 डिग्री धरती पूरी घूमती है। 360 डिग्री टोटल घूमेगी धरती, कितने घंटे में घूमती है? 24 घंटे में। तो फिर 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 15 डिग्री। और 1 डिग्री कितने घंटे में घूमती है? 4 मिनट में। तो हमने इन दोनों को संभाल के रखना है। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या करना है? संभाल के रखना है। 1 डिग्री में कितना? 4 मिनट। अब उसने बोला है कि कैलकुलेट करना टाइम की 45 डिग्री वेस्ट पे है। ठीक है, ये 45 डिग्री वेस्ट पे, तो 45 डिग्री वेस्ट सपोज करो यहाँ पे आता है 45 डिग्री वेस्ट। ये 45 डिग्री वेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो उसने 45 डिग्री पे क्या बोला कि टाइम जो है वो 4 PM हुआ है। क्या हुआ है? 4 PM हुआ है। और दूसरी तरफ वो पूछ रहा है कि 45 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम हुआ है। तो यहां पे उसने बोला कि 4 PM हुआ है। तो जल्द से जल्द बताइए कि यहां पे क्या टाइम होगा। पहली चीज
ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो सूरज यहां से निकलेगा तो टाइम यहां शुरू होगा। मैंने कई बार समझाता हूं बच्चों को कि जब सिंपल लैंग्वेज में जब हम 180 डिग्री से इस तरफ जाएंगे, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो टाइम इंक्रीज होगा, हमेशा ध्यान में रखना, टाइम इंक्रीज होगा। जैसे 0 डिग्री पे लंदन है, तो माना जाता है कि लंदन से हमारा जो 82.5 डिग्री है वो 5-5.5 घंटे जो है वो आगे, तो मतलब हम लंदन से 5.5 घंटे आगे, क्योंकि राइट की तरफ, और 1 डे भी जो है वो आपका ऐड हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा, अगर हम लेफ्ट से राइट, ये तो क्या हो गया कि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो यहीं पे आपका टाइम क्या होगा, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो हमारा टाइम जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और 1 डे हमारा जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम देखो यहां से 4 PM है, 4 PM से हम इस तरफ की ओर आ रहे हैं, किस तरफ की ओर, देखो यहां पे ध्यान पे, तो 4 PM से हम किस तरफ आ रहे हैं, राइट हैंड साइड की तरफ आ रहे हैं। तो यहां पे भी पूछा कैलकुलेट टाइम ऑफ 45 डिग्री वेस्ट से 4 PM की तरफ आप मुझे टाइम बताओ। तो सबसे पहले आपको देखो, यहां पे आप क्या करते हो, सिंपल डिग्री देखोगे जी, दोनों के बीच में तो डिग्री का डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं है। यहां पे 0 डिग्री है आपका, पहले आपको 45 डिग्री यहां पे आना है और फिर 45 डिग्री आगे जाना है, तो टोटल कितने डिग्री हो गए, 90 डिग्री। टोटल कितने हो गए, 90 डिग्री हो गए, हाँ या ना। और 90 डिग्री को आपको यहां पे हो गए, तो 90 डिग्री को किससे आपको वो करना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, 360 हो गया। 360 से अब आप आइए उसको डिवाइड कीजिए आवर्स में, कितने घंटे आगे हम उनसे, 6 घंटे, ठीक है ना। कितने घंटे आगे हम उनसे, 6 घंटे आगे, ठीक है ना। तो वहां पे 4 PM है, तो यहां पे 45 डिग्री ईस्ट पे, यहां पे ध्यान में रखना कि ये डिवाइड है, तो 45 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम हुआ होगा, तो आपको यहां पे आंसर बताना है। तो 10 AM यहां पे जो है वो आंसर जो है वो आपका आएगा। 45 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम हुआ होगा, 10 AM जो है वो यहां पे आंसर आएगा, क्योंकि 6 घंटे है, तो 4 से आप आगे जाएंगे तो कितने घंटे हो गए, यहां पे 10 PM आएगा यहां पे, एक मिनट, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री वेस्ट वे 4 PM हैं, तो हमसे 6 घंटे आगे होंगे, तो 6 घंटे आगे PM आएगा यहां पे, ठीक है, AM नहीं आएगा, PM आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। हु कॉइन्ड द सेंटेंस गिव मी द मैटर एंड आई विल बिल्ड ए वर्ल्ड आउट ऑफ इट। किसने बोला था कि मुझे मामला दो, मामला नहीं बोलेगा, मैटर आएगा यहाँ पे, ठीक है, बहुत गलत मिस्टेक कर दी यहाँ पे, मैटर ही आएगा। गिव मी ए मैटर एंड मैं उससे एक दुनिया बना सकता हूँ, ठीक है। मैटर सबसे आपने देखा होगा, तो हर चीज़ जो है वो मैटर की बनी हुई है, तो यही पूछा गया है कि मैटर जो ये, तो आप तुम्हें दुनिया जो है वो दे जा सकती है, ठीक है। चलिए, तो किसने बोला था ये, इमैनुअल कैंट ने जो है वो ये चीज़ जो है वो बोली थी। ये बिल्कुल डायरेक्ट जो है वो आपको क्वेश्चंस आए हुए हैं। द कंसेप्ट ऑफ बेस लेवल वाज डेवलप्ड बाय, आधार स्तर की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी। अब जो कंसेप्ट ऑफ बेस लेवल है ना, ये ध्यान में रखना, जो कंसेप्ट ऑफ बेस लेवल है इसका मतलब क्या है, ये सबसे मेन है। कंसेप्ट ऑफ बेस लेवल, बेस लेवल का मतलब है कि रिवर जब माउंटेन से चलती है तो रिवर की 3 स्टेजेस होती है। एक आपका यंग स्टेज होती है, ठीक है, दूसरी आपकी मिडिल स्टेज होती है, जिसको आप यंग स्टेज को यूथ स्टेज भी बोल सकते हैं, जब वो ग्लेशियर से निकल रही, पहाड़ों से निकल रही, फिर मिडिल स्टेज है, और फिर आपकी ओल्ड स्टेज आती है जहां पे उसकी स्पीड बिल्कुल लो हो जाती है, स्पीड लो हो जाती है, और जितनी भी उसका इरोजन एक्टिविटी है वो सारी खत्म हो जाती है, मतलब इरोजन एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, सारा मटेरियल वो यहीं डंप कर देती है। तो ये बोलते हैं बेस लेवल, जहां पे रिवर की अपनी कैरिंग कैपेसिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो कंसेप्ट को बेस लेवल कंसेप्ट बोलते हैं। और ये किसने दिया था, J.W. पॉवेल ने, ठीक है। और अगर पूरा फ्लूवियल प्रोसेस किसका माना जाता है, फ्लूवियल प्रोसेस मतलब ये जो तीनों प्रोसेस हमने देखे हैं, यंग, मिडिल और ओल्ड, से ये पूरा प्रोसेस किसने बताया था, तो W.M. डेविस ने उसके बारे में बताया था। ये पेपर में आ चुका है, HAS में ये क्वेश्चन आ चुका है कि फ्लूवियल प्रोसेस किसने दिया था, और कंसेप्ट ऑफ बेस लेवल जो है वो J.W. पॉवेल ने दिया था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक, इनमें से कौन सी एक आग्नेय चट्टान नहीं है। बहुत बार मैंने क्वेश्चंस आपको कराए, हमारे ऑल एग्जाम्स का जो सेशन होता है 8 बजे, उसमें भी मैंने कई बार क्वेश्चन कराया कि इग्नियस रॉक्स को हमने पढ़ना है। सो एंडीसाइट, गैब्रो, डोलोमाइट और योलाइट। तो आंसर जो है वो आपका इसमें डोलोमाइट आएगा, क्योंकि डोलोमाइट जो है वो सेडिमेंट्री जो है वो आपका रॉक है, ठीक है। इसके साथ साथ आप बसाल्ट भी ले सकते हैं, ग्रेनाइट भी ले सकते हैं,
है ना, ऑब्सीडियन भी ले सकते हैं, ये सभी के सभी आपके क्या हैं, दीज आर योर इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जो कि वोल्केनिज्म से बने हैं, ज्वालामुखी से बने हैं, जो ज्वालामुखी फटा उसके बाद जो उसके लावा निकला उसको जमने से बने, इसीलिए इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी जो है वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, द सी ऑफ मरमरा ज्वाइंस द, कौन से दो सीज को जो है वो सी ऑफ मरमरा जो है ज्वाइन करता है? स्ट्रेट आंसर है वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमारा सेशन शाम को होता है तो उसको जरूर लगाया करो। ब्लैक सी एंड द सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी विद द एजियन सी, मेडिटेरियन सी एंड एड्रियाटिक सी, या नॉर्थ सी विद द बाल्टिक सी, किसको जोड़ता है सी ऑफ मरमरा? तो आंसर होगा आपका ब्लैक सी विद द एजियन सी। ठीक है, ब्लैक सी विद द एजियन सी जो है वो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे होगा। देखो ब्लैक सी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है, इस पे कई सारे आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं ब्लैक सी के ऊपर, क्योंकि ये न्यूज़ में था यूएस और रशिया के बीच में, तो इसको आपने स्टडी जरूर करना कि ब्लैक सी के साथ कौन कौन सी जो है वो कंट्री जो है वो लगती है। चलिए, फोल्ड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पर्वतों के वलनों का परिमाण क्या है? जो फोल्ड्स हैं, जब भी हम फोल्ड माउंटेन्स की बात करते हैं तो हिमालयाज को हम पढ़ते हैं कि हिमालय ज़्यादा फोल्ड माउंटेन। जब भी हम यंग माउंटेन्स की बात करते हैं तब भी हम जो है वो हिमालयस की बात करते हैं। तो मोस्टली दुनिया के फोल्ड माउंटेन जैसे एंडीज है, रॉकीज हैं, एल्प्स हैं, एटलस माउंटेन्स हैं, हिमालयस हैं, ये सभी के सभी आपके जो हैं वो क्या हैं? ये आपके फोल्डेड माउंटेन्स। फोल्डेड माउंटेन्स जो हैं उनके अपर पार्ट को हम एंटीक्लाइन बोलते हैं और लोअर पार्ट को हम सिंक्लाइन बोलते हैं। ये आपने हमेशा ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है आपसे। अब ये पूछ रहा है कि किस वजह से बने? कंप्रेशनल, कंप्रेस होने की वजह से बने, पैरेलल फोर्स, दोनों फोर्स पैरेलल चल रही हैं, शेयर फोर्स जो कि आपकी सबसे पावरफुल फोर्स बोलते हैं, और टेंशनल तनाव बल की वजह से जो है वो आपके बनते हैं। तो आंसर जो होगा वो आपका होगा कंप्रेशनल फोर्स, जनरली जिसको आप एक तरीके से बोल सकते हो कन्वर्जेंट मूवमेंट की वजह से जो है वो आपकी जो है वो मोस्टली जो है वो फोल्डेड माउंटेन्स जो है वो बनते हैं। मतलब लाइक दो प्लेट्स आपस में जो है वो टकराती, कंप्रेस्ड होती, जिसकी वजह से फोल्ड माउंटेन जो है वो बनते हैं। जैसे हिमालयस की बात करेंगे तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई हैं, तो उसकी वजह से ही आपका जो है वो हिमालयस जो है वो बने। नेक्स्ट है, अ प्लेस वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिंपल वे में जहां पे भी धरती के नीचे जहां पे दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, खिसकती हैं, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? एपिसेंटर, फोकस, फॉल्ट लाइन या क्रस्ट? तो उस प्लेस को बोलते हैं हम फोकस। फोकस बोलते हैं या फिर हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, फोकस या हाइपोसेंटर। और इसी के परपेंडिकुलर धरती पर सबसे पहला पॉइंट जहां पे अर्थक्वेक हिट करता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। ठीक है ना, उसी को जैसे टर्की पे जो बहुत खतरनाक आया तो उसमें भी आपका जो है वो एक एपिसेंटर जो है वो जरूर होता है। जैसे भुज पे आया था तो भुज का जो है वो एक एपिसेंटर, तो एपिसेंटर जहां होगा वहां पे सबसे डिस्ट्रक्शन होगी, और जिससे उससे इतना जितना दूर जाएगी वो वेव्स, तो उसको क्या बोलेंगे हम? मतलब वहां पे आपको जो उसका असर है वो कम दिखने को मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ पे है? 2005 में जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर का जो एक्ट बना था हमारा, एनडीए में जब बना था वो 2005 में बना था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो एनडीएमए से क्वेश्चन, एनडीआरएफ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बनेंगे। ठीक है, एनालिसिस में भी हमने ये बात डिस्कस की थी। टर्म डिजास्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस? ऐसे क्वेश्चन पिछली बार हमने साइक्लोन के बारे में पढ़ा था कि साइक्लोन टर्म कहाँ से लिए, उसी तरीके से डिजास्टर टर्म जो है वो लैटिन, ग्रीक, अरेबिक और फ्रेंच है, तो ये एक फ्रेंच टर्म जो है वो आपको मिलेगी। तो जब भी आप तैयारी करें तो जितनी भी टर्म्स है, जैसे सुनामी है तो वो जैपनीज वर्ड है ना, तो इसी तरीके से आपको कई सारे क्वेश्चन जो है वो आपके बनेंगे कि टर्म्स कहाँ से लिए। As the magnitude of a natural disaster varies, there is frequency of occurrence. तो जब मैग्नीट्यूड ऑफ नेचुरल डिजास्टर होगा तो वहां पे उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती चली जाएगी? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, नन ऑफ द वेज। आपने देखा होगा अर्थक्वेक से आपको कितने क्वेश्चन आए, तो आंसर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी डिक्रीज जो है वो करना शुरू कर देगी। ठीक है, चलिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया आपका? अभी बताया आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया है। तो डेफिनेटली आपको ध्यान में रखना है कि ये वाली चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये रिपीट हो सकती है। रिपीट होने का मतलब क्या है कि आपको इन पे क्वेश्चन दोबारा भी हिट किए जा सकते हैं, क्योंकि ये एक ही टॉपिक है और ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो कुछ क्वेश्चन बड़े आसान होंगे, यहां कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामीज आर वेव्स जनरेटेड बाय। सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। अब सुनामी के बारे में मैंने अभी बोला कि ये एक जापानीज वर्ड है। ठीक है, ये एक जापानीज वर्ड है। सो ये अंडर वाटर लैंडस्लाइड की वजह से बनती है, अर्थक्वेक की वजह से बनती है, वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से बनती है, तीनों की वजह से बनती है।
तो पानी के अंदर जब भी कंपन पैदा होगा, कंपन लैंडस्लाइड की वजह से हो सकता है, अंदर भी लैंड फॉर्म्स है, अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक की वजह से वोल्केनिक इरप्शन या वोल्केनिक इरप्शन से अर्थक्वेक जो है वो आते हैं। तो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द दीज, यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा। देन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल डिजास्टर। कितना आसान क्वेश्चन पूछा। नेचुरल डिजास्टर कौन सा? कुछ मैनमेड होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं। यहाँ पे नेचुरल पूछ रहा है तो अर्थक्वेक भी नेचुरल है, साइक्लोन भी, लैंडस्लाइड भी, तो ऑल ऑफ द दीज यहाँ पे आंसर होगा। बट लैंडस्लाइड कुछ मैनमेड भी होते हैं, ये भी ध्यान में रखना कि जैसे हम माइनिंग वगैरह करते हैं, है ना, हम क्या बोलते हैं, सड़क वगैरह या रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, है ना, हम टनल्स बनाते हैं, तो इन सभी वजह से, डैम्स बनाते थे, इन सभी वजह से आपकी जो है वो नेचुरल डिजास्टर नहीं बोलेंगे, उसको मैनमेड डिजास्टर बोलेंगे, बट वो लैंडस्लाइड का कॉज है। बट हैवी रेनफॉल हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उस वजह से भी आपकी जो है लैंडस्लाइड्स आती हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडियन लैंड इज प्रोन टू अर्थक्वेक? देखो, अगर आप इंडिया मैप की बात करोगे तो इंडिया में आपको अर्थक्वेक जोन जो है, अर्थक्वेक जोन मिलेगा आपको 2, 3, 4 और 5। 4 और 5 सबसे खतरनाक है। जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ जो है ये आपका जोन 4 में आता है। हिमाचल का कुछ एरिया जो है वो जोन 4 में आता है, बट हिमाचल का कांगड़ा वाला रीजन जो है, जो धौलाधार वाला रीजन है, ये आपका जोन 5 में आता है। नॉर्दर्न बिहार आपका जोन 5 में आता है। श्रीनगर वाला एरिया जो है, पीर पंजाल वाला एरिया, ये आपका जोन 5 में आता है। उसके बाद आपका अंडमान निकोबार वाला एरिया, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, ये सारे एरियाज जो है, उत्तराखंड का एरिया, ये आपका किस में आते हैं? जोन 5 में आता है। ठीक है, तो कितना परसेंटेज अर्थक्वेक से है? तो आंसर होगा 59% एरिया जो है, मतलब इंडिया का जो है वो आपका अर्थक्वेक जोन्स में या अर्थक्वेक प्रोन है, वहां पे अर्थक्वेक आ सकते हैं। पावरफुल सुनामी प्रोड्यूस बाय, सुनामी किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है? सुनामी से मुझे क्वेश्चन है कि इंडिया में सुनामी सेंटर जो है, इंटरनेशनल सुनामी सेंटर जो है वो कहाँ पे है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, सो पावरफुल सुनामी इज प्रोड्यूस बाय वोल्केनिक इरप्शंस, साइक्लोन, टॉर्नेडो या अर्थक्वेक। किस वजह से आपकी सुनामी जो है वो आती है? तो हमने कई बार सुना है 2004 की, आपसे कभी कभी ना वो केस स्टडी वाले भी पूछ लेगा, जैसे भुज में आया है, श्रीनगर में आया है सुनामी, जो आपकी 2004 में तमिलनाडु में वाले एरियाज में आई थी, अंडमान निकोबार में आई थी, उसके बारे में पूछ लेगा कब आई थी। उसी टाइम पे सुनामी सेंटर भी हमारा बना था इंटरनेशनल, तो वहीं से आपको क्वेश्चन सारे ये बनते हैं। ठीक है, उनको भी आपने अच्छे से पढ़ना है। तो जल्द से जल्द मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपने कि भुज अर्थक्वेक जो है वो कौन से ईयर में आया था। 26 जनवरी को आया था, बट कौन से ईयर में आया था ये बताना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंडस्लाइड्स ऑकर ड्यू टू, भूस्खलन किस कारण होते हैं? यही मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा कि भूस्खलन किस तरीके से होते हैं। तो रेनफॉल, हैवी रेनफॉल की वजह से होंगे। स्टीप स्लोप्स जहां पे होती है वहां पे भूस्खलन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ग्रेविटी अपना काम करती है वहां पे। और डिफॉरेस्टेशन, अगर आप कटिंग ऑफ ट्रीज ज्यादा करेंगे, ग्रेजिंग ज्यादा होगी, तो पेड़ जो है वो मिट्टी को बांध के रखते हैं, अगर वो काट दोगे तो मिट्टी में थोड़ा सा भी बारिश होगी तो वो सारी सड़क के नीचे आ जाएगी। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो यहाँ पे आंसर होगा। फेमस बुक दैट क्वेश्चन यूज ऑफ DDT एंड लेड टू द स्टडी ऑफ पेस्टिसाइड्स इज टाइटल्स। एक फेमस बुक है जिसने DDT के यूज पे क्वेश्चन मार्क किया था कि DDT का यूज जो है वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो कौन सी बुक थी? अदर साइड ऑफ मिडनाइट, टुमारो कम्स, ब्यूटी एंड द बीस्ट एंड द साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है, तो आंसर जो है वो बुक का नाम है, तो क्लियरली मैं बता देता हूं, द साइलेंट स्प्रिंग जो है वो इस बुक का नाम है। ठीक है, चलिए, वेटलैंड डे बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इंपॉर्टेंट। जैसे अभी 22 अप्रैल को हमने वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो सेलिब्रेट किया है, तो उसी तरीके से वेटलैंड डे भी है। दुनिया के वेटलैंड्स को हमें बचाना है, जैसे पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गई, ये सभी के सभी आपके वेटलैंड्स है। और वेटलैंड्स में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो आपको देखने को मिलती है। जैसे हिमाचल में चंद्रताल है, रेणुका लेक है, ठीक है, और पोंग डैम है। ये सभी तीनों की तीनों जो है वो आपकी क्या है, वेटलैंड्स जो है वो आपको हिमाचल में देखने को मिलेंगी। तो वैसे ही वेटलैंड डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? February 2 को हर साल जो है वो वेटलैंड डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। वेटलैंड जो डे है ये रामसर कन्वेंशन हमारा हुआ था वेटलैंड से रिलेटेड, इसको आपने जरूर पढ़ना है। कन्वेंशन जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है वो बहुत पढ़ने, क्योंकि वो सारे के सारे पेपर में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। सो रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था। रामसर एक सिटी है ईरान में, कैस्पियन सी के पास आपको सिटी मिलेगी जहाँ पे एक ही कन्वेंशन हुई है वेटलैंड से रिलेटेड। इंडिया इसका मेंबर जो है वो 1983 में बना था। और चिलिका लेक जो है वो इंडिया की पहला वेटलैंड था इंडिया का, जो आपका रामसर कन्वेंशन के अंडर आया था। वैसे तो वेटलैंड बहुत सारे हैं, चंडीगढ़ में आपकी सुखना लेक है, तो सुखना लेक एक वेटलैंड है, बट हिमाचल में कितनी सारी लेक्स हैं वो सारी वेटलैंड्स है, बट रामसर साइट के अंडर आना दैट इज अनदर थिंग। तो टोटल रामसर साइट्स इंडिया में 75 है, हिमाचल में जो है वो आपकी
3 जो है वो रामसर साइट्स हैं। सबसे बड़ी जो है वो सुंदरवन है और सबसे छोटी जो है वो आपकी रेणुका लेक जो है नाहन में, वो आपकी सबसे छोटी जो है वो आपकी रामसर साइट है। ठीक है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 2023 का वेटलैंड डे जो हमने सेलिब्रेट किया उसका थीम क्या है। सो 2023 का थीम जो है वेटलैंड का, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज गिवन इन द ईयर। तो बड़ा सिंपल है, 75, 73, 72, 70, तो आंसर होगा 1972 में। अब आपके लिए मेरे पास क्वेश्चन है कि आपके लिए बेसल कन्वेंशन जो है वो किस लिए हुआ था और कब हुआ था। ईयर बताना है आपने एंड फॉरवर्ड हुआ था। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ बहुत अच्छे तरीके से बच्चे जवाब देते हैं, तो जो बच्चे नहीं देते उन्होंने भी जवाब जो है वो देने। तो आपने बताना है बेसल कन्वेंशन जो है वो आपका कब हुआ और किस लिए हुआ था। चलिए जीपीएस स्टैंड फॉर, देखो कितने आसान क्वेश्चन पूछे थे, बट एक्सपेक्ट ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं बट अभी नहीं, है ना, आजकल के पेपर्स में नहीं। तो जोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट या ग्राउंड पोस्टल सर्विस, तो आंसर होगा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो कि आपका यूएस का है। इसी तरीके से इंडिया का भी एक नेविगेशन सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, इसका फुल फॉर्म है। और इंडिया इसको जो सैटेलाइट्स हमने लॉन्च की है वो होती है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है वो आपका IRNSS बोलते हैं। तो इंडिया का खुद का नेविगेशन सिस्टम है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं और उनके क्या नेविगेशन जैसे यूएस का जीपीएस है, इंडिया का नेविक है, तो चाइना का क्या है, ठीक है, जापान का क्या है, रशिया का क्या है, यूरोपियन यूनियन का, यही है ना जिनकी खुद के जो है वो नेविगेशन सिस्टम है। तो देखो हमारा प्यारा भारत जो है वो दुनिया के साथ जो है वो खड़ा हो रहा है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया के पास नहीं वो हमारे पास जो है। दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास नहीं है, वो जीपीएस को यूज़ करते हैं, बट इंडिया ने खुद का जो है वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है वो बनाया। विंड ब्लोज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन, पवन जो निम्न के अंतर के साथ चलती है, किस कारण से जो है वो आपकी पवन चलती है। अगर विंड की बात करूंगा तो फ्लो ऑफ एयर को आप क्या बोलोगे, एक तरीके से विंड बोलोगे। देखो विंड जो है ना वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, हमेशा। कहां से कहां? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है हॉरिजेंटली, ठीक है। अगर तो विंड चल रही है हॉरिजेंटली तो उसको हम बोलते हैं एडवेक्शन, ठीक है। और अगर वर्टिकल चल रही है तो उसको कन्वेक्शनल विंड जो है वो हम बोलते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है कन्वेक्शन और एडवेक्शन के बीच में। तो हाई लो प्रेशर कहां होता है? जहां पे जो क्या है टेम्परेचर हाई होगा, और इससे कम कहीं पे भी टेम्परेचर होगा तो उसको हाई प्रेशर हम वहां पे क्रिएट हो जाता है। जब मतलब जनरली हम बोलते हैं कि कोल्ड टेम्परेचर जहां होगा वहां पे आपको हाई प्रेशर देखने को मिले, मतलब हाई प्रेशर है तो विंड्स जो है वो नीचे की ओर आएंगी। कहां की ओर आएंगी? नीचे की ओर। और लो प्रेशर है तो गर्मी जब होती है तो आपकी विंड हल्की होती है और ऊपर की ओर उठती है, ठीक है। गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर की ओर उठती है, तो विंड जो है वो ऊपर की ओर उठेगी। तो यहां पे आपका क्या क्रिएट हो जाएगा? वैक्यूम, मतलब यहां पे विंड बिल्कुल खाली हो जाएगी। तो यहां पे विंड्स हैं तो ये विंड्स यहां की ओर चलना शुरू हो जाएगी क्योंकि इस वैक्यूम को कवर अप करने के लिए, ठीक है ना। तो वो बोलते हैं ना तूफान से पहले की शांति। तो वो क्या होता है कि जब बड़ी गर्मी पड़ती है मई जून के महीने बहुत, तो उस टाइम पे सन्नाटा फैल जाता है क्योंकि सारी हवा ऊपर की ओर जा रही है। फिर यहां से तूफान आता है क्योंकि जितना प्रेशर लो होगा, प्रेशर लो होगा, लो कैसे होगा? टेम्परेचर हाई होगा, तो यहां पे टेम्परेचर असर दिखाएगा विंड की ब्लो में। बट हमेशा याद रखना कि प्रेशर लो होगा क्योंकि विंड ऊपर की ओर जा रही है तो प्रेशर कम हो जाएगा और विंड्स दूसरी तरफ से जो है वो उसको कवर अप करेगी। तो यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो है वो आपकी विंड चलती है। तो टेम्परेचर एक डिफरेंस है बट प्रेशर भी टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करता, तो वो भी है। अब ऊपर क्या बन जाएगा? लो प्रेशर। इसको उससे लिंक मत करना कि हाइट पे जाओ तो प्रेशर लो होता है, ये अलग चीज है। ये सर्कुलेशन ऑफ विंड इस वजह से होती है। यहां पे हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक है ना, और यहां पे लो प्रेशर क्योंकि सारी विंड जो है वो नीचे की ओर आ रही है, तो यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो है विंड चलती है। इसी को बोलते हैं विंड सर्कुलेशन। इसी तरीके से आपकी दुनिया की जो परमानेंट विंड्स है वो भी आपकी इसी तरीके से चलती है, इसको बोलते हैं विंड सर्कुलेशन। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स मैक्सिमम एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन क्रिएट करता है? एनर्जी की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना। इस पेपर में जब ये क्वेश्चन आया था पेपर में तो बच्चों ने हाइड्रोजन बॉम्ब किया, बल्कि गलत है। हाइड्रोजन बॉम्ब मोस्ट पावरफुल बॉम्ब है, डिस्ट्रक्शन वाइज सबसे ज्यादा है, बट एनर्जी जो क्रिएट कर रहा है वो आपका हरिकेन, ऑल द ओशन वेव्स, न्यूक्लियर बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब। तो आंसर होगा हरिकेन। कहां बोला जाता है इसको? नॉर्थ अमेरिका में बोला जाता है। ये एक तरीके का ट्रॉपिकल जो है वो आपका साइक्लोन है और इसको कैरिबियन सी में या फिर आपके अटलांटिक ओशन में
क्या कहा जाता है? दैट इज योर हरिकेन। इंडिया में इसको कहा जाता है साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या कहा जाता है? साइक्लोन। जापान और चाइना में इसको टाइफून कहा जाता है। जापान और चाइना में टाइफून कहा जाता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में विली विली जो है वो बोला जाता है। तो ये सारी चीजें आपको कोर्स भी लोगे तो कोर्स में भी आपको ये सारी चीजें जो है वो मिलेंगी, पर डिटेल में मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास समय की बंदिश होती है, वहां कोई समय की बंदिश नहीं है। एनजीटी स्टैंड्स फॉर, इतना सिंपल क्वेश्चन है, मैं तो उस पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं करूंगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि एक अलग से ट्रिब्यूनल जो है वो बनाया गया है। तो एनजीटी जो है वो 2010 में बनाई गई थी। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी एनजीटी का जो चेयरमैन है वो कौन है। एनजीटी के चेयरमैन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि कौन अभी राइट नाउ जो है वो एनजीटी के चेयरमैन। चलिए, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक जब बर्न करते हैं हम तो उसमें से कौन सी हार्मफुल गैस जो है निकलती है? बड़ा ही सिंपल है, डाइऑक्सिन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये दोनों तीनों के तीनों ना देख के पता लग रहा है कि ये नहीं होंगे, तो आंसर आपका जो है वो डाइऑक्सिन यहाँ पे आंसर आएगा। पोल्यूशन से यहाँ पे एनवायरमेंट से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। अमंग सेवरल नेचुरल हैजार्ड व्हिच इज नोन एज ए साइलेंट किलर, सुनामी, नॉइस, लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेचुरल हैजार्ड लिख दिया, यहाँ पे हैजार्ड लिखते तो बेटर था। साइलेंट किलर नॉइस को ही बोला जाता है, ठीक है, बट ये एक मैनमेड है। पक्षियों के चहचहाने से और बाकी नेचुरल किसी की वजह से भी हमारे को साइलेंट किलिंग कुछ नहीं होता। हाँ, मैनमेड जो नॉइस पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे नॉइस जो है वो आपका आंसर जो है वो होगा। द नंबर ऑफ मेजर बायोस्फीयर आइडेंटिफाइड बाय मैन एंड बायोस्फीयर कमिटी इन इंडिया आर। देखो, जब हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, है ना, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो टोटल इंडिया में 18 है। अब कुछ जो है वो यूनेस्को के अंडर जो है, यूनेस्को के अंडर बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो जैसे वेटलैंड्स हमने बात की रामसर साइट के अंदर है, तो यूनेस्को के अंडर भी कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं। वो बोल रहे कितने हैं? 11, 12, 13, 17, ठीक है। अब मैं ये कि उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन पूछा गया तब 11 थे, बट अब कितने हैं? 12। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो अब 12th जो है वो क्या बना है? बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को के अंडर आता है उसके अंडर जो है। तो टोटल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उनमें से एक हिमाचल प्रदेश में भी है, कोल्ड डेजर्ट, जो कि लाहौल स्पीति वाले एरिया में आता है। और दूसरी चीज आपने ध्यान रखनी कि यूनेस्को के अंडर 12 जो है वो हमारे आते हैं। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का जो था वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया का पहला था, जो कि 1986 में बना था। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैच द फॉलोइंग जब क्वेश्चन आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, कौन सा कब बना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आ गया, तो ये सारे आपको ईयर के साथ मैच द फॉलोइंग जो है वो बनेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ 2019, जिसमें डिजास्टर, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी थे। इसका पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, कल तक मिल जाएगा आपको, और इसके सॉल्यूशंस आपको वीडियो में ही मिलेंगे। और इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। निम्बस करियर ऐप हमारे कोर्सेज के लिए, अगर आपको कोई भी कोर्स बाय करना है तो निम्बस करियर ऐप पे कीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो 7814846248 पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी भी रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस पूरी वीडियो को आपने पढ़ना है, नोट डाउन करना है कि कौन कौन से सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन आया और उनको कवर अप करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।